हाय, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने नेट की तैयारी जो है आप बहुत जोरों शोर से कर रहे होंगे। मुझे इतना यकीन है। और पढ़ते रहें और क्वेश्चन से सीखते रहें। जो मुझे आता है मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सिखा सकूँ। तो चलिए हम क्वेश्चंस को अपना कंटिन्यू रखते हैं। और आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं जो जून में एग्जाम हुआ था, 18 जून को जो एग्जाम हुआ था, जो जो पेपर लीक होने की वजह से जो एग्जाम कैंसिल हो गया था, उसी क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं। और इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और 10 क्वेश्चंस पे हम इससे पहले बात कर चुके हैं। वो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां जाकर आप वीडियो आराम से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। हम 10 क्वेश्चन पे बात कर चुके हैं, 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन पे बात कर चुके हैं। वीडियो में आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा तो डेट के हिसाब से आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। आपको आसानी होगी ढूंढने के लिए, ठीक है ना। तो आइए हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। जो लिस्ट 1 में है, लिस्ट 1 में है नेशनल मॉक्स कोऑर्डिनेशन। नेशनल मॉक्स कोऑर्डिनेशन जो मॉक्स है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो है, वो कई सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से अपने कंटेंट सब अपने प्रोग्राम जो है, मॉक्स अलग अलग डिपार्टमेंट जो है उसको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मॉक्स को प्रोग्राम देता है। और सब अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है सबके अलग अलग फील्ड है, अलग अलग सेक्टर्स हैं। तो दूसरी तरफ जो है उसका सेक्टर्स है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किस सेक्टर में अपने कोर्स प्रोवाइड करता है मॉक्स को, ठीक है ना। तो एक तरफ है कोऑर्डिनेशन, जैसे यूजीसी, एनपीटीईएल, सीईसी और इग्नू। और दूसरी तरफ है सेक्टर कि वो किस सेक्टर में कोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो पहला यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, दूसरा है एनपीटीईएल नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंसिंग लर्निंग, और तीसरा है सीईसी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, और तीसरा है इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये एक तरफ ये हो गया कोऑर्डिनेशन, दूसरी तरफ है सेक्टर। तो आइए हम देखते हैं दोनों को मैच करके। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आसान। इस तरह के क्वेश्चंस तो आप बहुत इजी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा एक्टिव दिमाग लगाए तो। जैसे देखिए बी नंबर ऑप्शन जो है उसमें है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंसिंग लर्निंग, यानी कि जो एनपीटीएल है वो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए प्रोग्राम देता है मॉक्स को, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ प्रोग्राम, ठीक है ना। तो यहां देखिएगा लिस्ट 2 में सेक्टर में एक जगह लिखा हुआ है 3 नंबर में नन टेक्नोलॉजी और 4 नंबर में लिखा हुआ है नन टेक्नोलॉजी, तो ये तो इसके साथ नहीं होगा। और दूसरा तरफ लिखा हुआ है डिप्लोमा सर्टिफिकेट और एक तरफ लिखा हुआ है टेक्निकल इंजीनियरिंग यूजी एनपीजी डिग्री प्रोग्राम। तो जो एनपीटीईएल है वो स्वतः आप जानते हैं, अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आराम से इसका ये आंसर हो जाएगा, बी का फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। तो एन नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंसिंग लर्निंग एनपीटीईएल जो है वो टेक्निकल और इंजीनियरिंग, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, डिग्री प्रोग्राम जो है वो मॉक्स को प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से अगर आप ये फॉलो देख रहे हैं तो बी का फर्स्ट यहाँ है, बी का फर्स्ट यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, इसलिए ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका, 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, यूजीसी जो है वो नन टेक्नोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। पीजी, पीजी डिग्री प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, नन टेक्नोलॉजी, नन टेक्नोलॉजी। तो यूजीसी का तो इसका हो जाएगा 3 नंबर, यूजीसी का थर्ड। तो ये ए का थर्ड हो गया, इसलिए आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर। इस तरह से बहुत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन सीईसी, सीईसी जो है वो भी एक नन टेक्नोलॉजी लेकिन अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, ये बात याद रखिए आप। इसका हो गया 4 नंबर। और इंदिरा इग्नू जो है, इग्नू आप जानते हैं इग्नू जो है डिप्लोमा और अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट डिग्री प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। आप कई सारे कोर्स इग्नू से किए होंगे, तो इसका हो जाएगा सेकेंड नंबर, इसलिए आपका आंसर हो गया थर्ड। क्लियर। आइए इसको और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप अपने नोट्स में लिखेंगे। तो आइए और अच्छे समझते हैं। ए नेशनल मॉक्स कोऑर्डिनेटर, ए नेशनल मॉक्स कोऑर्डिनेटर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन है जो कोऑर्डिनेशन का काम करता है मॉक्स के साथ। ये रिस्पॉन्सिबल है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूजीसी हुआ, एनपीटीईएल हुआ, इग्नू हुआ, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैनेजिंग एंड प्रमोटिंग
मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज एट ए नेशनल लेवल। यानी कि जो यूजीसी की मैंने बात किया, एनपीटीईएल की मैंने बात किया, इग्नू की मैंने बात किया, सीईसी की मैंने बात किया, ये सब जो है ये रिस्पॉन्सिबल है मॉक्स को, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज को मैनेज करने का और उसको प्रमोट करने का एट नेशनल लेवल तक। देयर रोल इज टू इंश्योर, इसका जो रोल है, इसका जो काम है, इंश्योर करना, ये तय करना डेट की हाई क्वालिटी ऑनलाइन कोर्सेज आर अवेलेबल टू स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स एंड प्रोफेशनल अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश में हाई क्वालिटी ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल करवाना, किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए एंड प्रोफेशनल्स के लिए। ये काम है इस ऑर्गेनाइजेशन का। कौन ऑर्गेनाइजेशन का? यूजीसी का, एनपीटीईएल का। ये सब कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है मॉक्स के साथ, कोऑर्डिनेट करता है मॉक्स को हाई क्वालिटी ऑनलाइन कोर्सेस प्रोवाइड करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए एंड प्रोफेशनल्स के लिए। उसमें यूजीसी है, यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी कोलैबोरेट्स विथ यूनिवर्सिटीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये जो यूजीसी है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये कोलैबोरेट करता है यूनिवर्सिटियों के साथ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ, कई सारी यूनिवर्सिटी के साथ, कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में उसके साथ कोलैबोरेट करता है टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट एंड डिलीवर्ड ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज को डेवलपमेंट करने के लिए, डिलीवर करने के लिए फैसिलिटेट करता है अलग अलग तरह के, अलग अलग यूनिवर्सिटीज को, अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स, अलग अलग सब्जेक्ट में, अलग अलग डिसिप्लिन्स में, स्पेशली नॉन टेक्नोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, खासतौर से नॉन टेक्नोलॉजी पीजी डिग्री प्रोग्राम के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज को, अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पूरे इंडिया में उसको फैसिलिटेट करता है ताकि वो डेवलप करे, डिलीवर करे ऑनलाइन कोर्सेज को अलग अलग डिसिप्लिन में। ये काम है यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। क्लियर? दूसरा है एनपीटीईएल, द नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंसिंग लर्निंग, एनपीटीईएल। क्योंकि यहां लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी, तो ये टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कोर्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। ऑफर्स फ्री ऑनलाइन कोर्सेस एंड सर्टिफिकेशंस इन इंजीनियरिंग, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। ये जो है एनपीटीईएल, ये ऑफर करता है फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज को एंड सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करता है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में और ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र में, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए। इट प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर, असाइनमेंट, एग्जाम्स टू सपोर्ट हायर एजुकेशन। जो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करता है, असाइनमेंट्स प्रोवाइड करता है, एग्जाम्स प्रोवाइड करता है ताकि वो हायर एजुकेशन को सपोर्ट कर सके। ये एनपीटीईएल का काम है। नेक्स्ट सीईसी, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। सीईसी जो है डेवलप ए इमिनेट्स एजुकेशनल कंटेंट, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर, एक संपूर्ण, एक बहुत बड़े पैमाने पर एजुकेशनल कंटेंट को ये डेवलप करने की करता है इन वेरियस सब्जेक्ट थ्रू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स फॉर नॉन टेक्नोलॉजिकल अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स। ये भी है नॉन टेक्नोलॉजिकल अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए जो है ये अलग अलग सब्जेक्ट में, वेरियस सब्जेक्ट में, अलग अलग सब्जेक्ट में जो है वो एजुकेशनल कंटेंट जो है वो डेवलप करता है और हेल्प करता है मॉक्स को। उसके बाद इग्नू, इग्नू के बारे में आराम जानते हैं कि इग्नू जो है ऑफर करता है रेंज ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज, कई तरह के ऑनलाइन कोर्सेज जो है फॉर डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट्स के लिए, डिप्लोमास के लिए कई तरह के जो है ये ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है इग्नू। इट इज नोन फॉर इट्स ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। ये जो इग्नू है खास तौर से जाना जाता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के लिए। प्रोवाइड एजुकेशन टू डाइवर्स लर्नर्स अक्रॉस द इंडिया, इंडिया में अलग अलग जो डाइवर्स लर्नर्स है उसके लिए जो है ये एजुकेशन जो है प्रोवाइड करता है, कोर्सेज प्रोवाइड करता है, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, डिप्लोमा कोर्सेज प्रोवाइड करता है इग्नू। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। इसके अलावा भी कई तरह के कोऑर्डिनेटर्स हैं जो मॉक्स को हेल्प करता है, जैसे कि स्वयं ये भी है, जैसे कि एआईसीटी ये भी है, जैसे कि ईपीजी पाठशाला, जैसे कि एडेक्स, जैसे कि कोर्सेरा।
ये भी सब जो है वो मैसिव ओपन ऑनलाइन को ऑनलाइन के लिए एक कोऑर्डिनेटर का काम करता है। क्लियर ना? तो आप ये सब चीजों को देख लेंगे, नोट करेंगे कॉपी में, और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था, तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर नंबर 3 है, यानी कि ए का हो जाएगा थर्ड। में से यूजीसी जो है वो नॉन टेक्नोलॉजिकल पीजी प्रोग्राम, याद रखिए पीजी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, और जो है एनपीटीईएल जो है वो टेक्निकल और इंजीनियरिंग डिग्री प्रोवाइड करता है, टेक्निकल और इंजीनियरिंग डिग्री प्रोवाइड करता है। और सीईसी जो है वो सीईसी भी नॉन टेक्निकल लेकिन अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोवाइड करता है। और उसके बाद जो है इग्नू जो है वो डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट डिग्री प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट कंप्लीट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। अगर आपने पीछे का वीडियो देखा होगा तो आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं अगर पीछे का वीडियो आपने देखा होगा तो। आपको पता है कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक तरफ लिखा हुआ है सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च एंड फिलोसफिकल रिसर्च, दूसरी तरफ लिखा हुआ है कंटेंट एनालिसिस, प्राइमरी डेटा, सैंपलिंग एंड ट्रीटमेंट। और आपको अच्छे से मालूम है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम ट्रीटमेंट करते हैं वेरिएबल्स का, इसलिए इसका 4 हो जाएगा। और बी का 4 है, देखिए बी का 4 है कहीं पर, बी का 4 यहाँ है और यहाँ कहीं नहीं बी का 4, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसलिए आपका आंसर होगा 4 नंबर। क्लियर, टॉपिक एंड। और सर्वे रिसर्च में, जब सर्वे रिसर्च करते हैं तो आप सैंपलिंग करते हैं, चाहे वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करें या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करें। सर्वे रिसर्च, जब आप सर्वे रिसर्च करते हैं तो आप सैंपलिंग लेते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मैंने कहा ट्रीटमेंट और वेरिएबल का ट्रीटमेंट करते हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च जो है, हिस्टोरिकल रिसर्च इसमें हम प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, दो तरह के डेटा होते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। और आपने फिलोसफिकल अगर पढ़ा होगा आपने तो आपको पता होगा कि फिलोसफिकल रिसर्च जो है वो एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, उसमें कंटेंट को एनालिसिस करते हैं, कंटेंट एनालिसिस करते हैं इसमें। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। तो अगर पहले को क्वेश्चन, अगर आप पहले की वीडियो आपने देखा तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और आगे के क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वीडियो देखा होगा, नोट्स बनाया होगा और कई बार देखा होगा तब। तो आइए इसको और समझते हैं अच्छी तरीके से आपके नोट्स के लिए कि कंटेंट एनालिसिस, जो कंटेंट का एनालिसिस करते हैं, तो कंटेंट एनालिसिस इज ए मेथड प्राइमरली यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। याद रखिए कि कंटेंट एनालिसिस का काम जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च में किया जाता है। नोट कर लीजिएगा इस बात को कि कंटेंट एनालिसिस का काम जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च में किया जाता है। दैट एम्पावर्स यू टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेंट। अलग अलग तरह के कंटेंट को एनालाइज करने के लिए जो है वो कंटेंट एनालिसिस हम करते हैं। आपको ये एम्पावर देता है कि आप जो है एनालाइज करें और कंटेंट को अंडरस्टैंड करें, समझें, इसलिए हम कंटेंट एनालिसिस करते हैं। मान लीजिए टेक्सचुअल डेटा, जैसे कोई टेक्सचुअल डेटा हो, फॉर एग्जांपल तौर पर कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई ट्रांसक्रिप्ट्स हो, कोई टेक्स्ट हो, तो उसका एनालिसिस करते हैं। जैसे कि विजुअल डेटा हो, मान लीजिए कि इमेज हो, फोटोग्राफ्स हो, आर्टिफैक्ट्स हो तो उसका एनालिसिस करते हैं। मान लीजिए ऑडियो विजुअल डेटा, जैसे कि वीडियो हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, मल्टीमीडिया हो, इसके लिए हम कंटेंट एनालिसिस करते हैं, ताकि हम कंटेंट को एनालिसिस करें और ताकि हम डेटा को समझें, उसको अंडरस्टैंड करें। तो यहां मैंने लिख दिया है एक बात कि कई तरह के क्वालिटेटिव रिसर्च है, कई तरह के क्वालिटेटिव रिसर्च है जिसमें हम कंटेंट एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च जो है वो एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, और जब इसमें कंटेंट एनालिसिस करते हैं। इथनोग्राफिक रिसर्च, फिलोसफिकल रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी, ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च, इसमें कंटेंट एनालिसिस करते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च, केस स्टडी एंड एक्शन रिसर्च, आप नोट्स में लिख लीजिएगा इस चीजों को। ये सब क्वालिटेटिव रिसर्च है और इसमें हम कंटेंट का एनालिसिस करते हैं। क्लियर ना? नेक्स्ट है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा, द प्राइमरी डेटा रेफर्स टू ए ओरिजिनल डेटा दैट इज कलेक्टेड फर्स्ट हैंड बाय ए रिसर्चर फॉर ए स्पेसिफिक रिसर्च पर्पस। जो प्राइमरी डेटा होता है तो रिसर्चर जो होते हैं, रिसर्चर वो किसी खास रिसर्च पर्पस के लिए ये जो डेटा कलेक्ट करते हैं और इसे ओरिजिनल डेटा कहते हैं, ओरिजिनल, या इसको फर्स्ट हैंड डेटा कह सकते हैं, प्राइमरी डेटा। इट इज गैदर्ड थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, और ये जो डेटा जो है वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के जरिए जो है गैदर, इकट्ठा किया जाता है।
सर्वे के जरिए, इंटरव्यू के जरिए और अदर मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, और डेटा के अलग अलग मेथड के जरिए जो है जो रिसर्चर जो है वो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं। दिस टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड इज मेनली यूज्ड इन हिस्टोरिकल रिसर्च, और खास तौर से प्राइमरी डेटा जो है उसका इस्तेमाल हिस्टोरिकल रिसर्च में लोग करते हैं। नेक्स्ट, उसका सैंपलिंग। आप जानते हैं कि सैंपलिंग मेथड जो है, चाहे वो कोई मेथड, दो तरह के मेथड है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसका इस्तेमाल जो है लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए, क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए सैंपल हम इकट्ठा करते हैं, चाहे वो सैंपल प्रोबेबिलिटी हो या सैंपल नॉन प्रोबेबिलिटी हो। अब कुछ तरह के हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च यहाँ लिखे हैं, कुछ तरह के क्वांटिटेटिव रिसर्च जहां हम सैंपल इकट्ठा करते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जैसे कि कोरिलेशन रिसर्च, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जैसे कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च और लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, सर्वे रिसर्च एंड कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च, या उसे ही कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ये सब जो रिसर्च जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, आप पढ़े होंगे। इसमें हम सैंपलिंग लेते हैं। और ट्रीटमेंट वेरिएबल्स, treatment variables are those variables that is primarily used in experimental and quasi experimental research design। जो ट्रीटमेंट वेरिएबल्स हैं ये वो वेरिएबल्स होते हैं जिसका इस्तेमाल जो है वो एक्सपेरिमेंटल या क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते हैं, डिजाइन में करते हैं। रिसर्चर्स मैनिपुलेट और कंट्रोल्ड दीज टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स टू ascertain their relationships टू बी ऑब्जर्व्ड। और जो रिसर्चर होते हैं वो ट्रीटमेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। दिस टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर टू ascertain their relationship to be observed। और इस तरह के जो रिसर्च वेरिएबल्स होते हैं वो उसका इस्तेमाल करके हम रिलेशनशिप ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच। ट्रीटमेंट वेरिएबल का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते हैं ट्रीटमेंट वेरिएबल का इस्तेमाल। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि ए का हो जाएगा सर्वे रिसर्च का सैंपलिंग। सर्वे रिसर्च जब हम करते हैं तो सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो उसका वेरिएबल का ट्रीटमेंट करते हैं हम। और हिस्टोरिकल रिसर्च हम करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च में डेटा प्राइमरी या सेकेंडरी डेटा हो सकता है। और फिलोसफिकल रिसर्च जो है उसमें कंटेंट एनालिसिस करते हैं। इस तरह से आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सैंपल डिजाइन। गुड सैंपल, एक बेहतर सैंपल डिजाइन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, क्या क्या खूबी हो सकती है? एक बेहतर सैंपल डिजाइन की क्या क्या खूबी हो सकती है? पहला है पॉपुलेशन मैपिंग। पॉपुलेशन मैपिंग, देखिए सैंपल डिजाइन याद रखिएगा, सैंपल को हम डिजाइन कर रहे हैं, सैंपल को हम डिजाइन से, जो सैंपल है हमारा उसको हम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है ना? तो पॉपुलेशन मैपिंग, तो पॉपुलेशन मैपिंग जो है वो इस कैटेगरी में नहीं, सैंपल डिजाइन कैटेगरी में नहीं आएगा, ये नहीं आएगा पॉपुलेशन मैपिंग। अच्छा, उसके बाद ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। बिल्कुल, जब हम सैंपल डिजाइन करें तो हमको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो सैंपल हो वो रिप्रेजेंटेटिव हो, रिप्रेजेंट करे, पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे वो सैंपल। तो ये बात बिल्कुल सही होगा, बी नंबर। अच्छा, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट, ये बात बिल्कुल सही है कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन ये सैंपल डिजाइन का पार्ट नहीं है, ये एनालाइजिंग का पार्ट है। सैंपल डिजाइन हम कर रहे हैं, हम एनालाइज नहीं कर रहे हैं, डिजाइन करते हैं तो एनालाइज करते हैं, तो ये इसका पार्ट नहीं होगा। उसके बाद है स्मॉल सैंपलिंग एरर। जब हम डिजाइन करें सैंपल को तो हमको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि सैंपलिंग एरर जो है वो कम से कम हो। बिल्कुल सही बात है, सैंपल का साइज हम वो लें ताकि हमको सब कम से कम उसमें एरर मिले। और एडुक्वेट सैंपल साइज, बिल्कुल सैंपल साइज जो है वो एडुक्वेट होना चाहिए, ना तो बहुत 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 ज्यादा, ना तो बहुत 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 कम, एडुक्वेट होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर नंबर बी और डी और ई होना चाहिए, इसका आंसर बी और डी, ये इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा देख समझ लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सैंपल डिजाइन, एक गुड सैंपल डिजाइन की क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है? पहला, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, सैंपल जो है वो रिप्रेजेंट करता हो पूरे पॉपुलेशन को। A good sample design should ensure that the sample is representative of the population। एक गुड सैंपल डिजाइन वो डिजाइन होता है जो ये इंश्योर करता है, ये तय करता है कि जो सैंपल जो हम ले रहे हैं वो सैंपल जो है पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो। The sample should accurately reflect the characteristic of the population। और जो सैंपल जो है वो जो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक को, खूबी को एक्यूरेटली जो है रिफ्लेक्ट करता हो।
चाहे वो एज के विषय में हो, जेंडर के विषय में हो, इनकम के विषय में हो, या एजुकेशन के विषय में, किसी विषय में हो, यानी कि वो पॉपुलेशन जो है उस पॉपुलेशन को पूरी तरह रिप्रेजेंट करता हो, वो सैंपल। इसलिए कहते हैं कि सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव। adequate size, so a good sample design should have an adequate size to ensure that the research finding are reliable and accurate। तो सैंपल डिजाइन में जब डिजाइन करेंगे तो सैंपल जो होगा उसमें हम देखेंगे कि जो साइज है उसका, सैंपल साइज जो है वो एडिक्वेट हो, पर्याप्त हो, टू इंश्योर दैट रिसर्च फाइंडिंग ए रिलायबल एंड एक्यूरेट, ताकि ये तय हो सके जो रिसर्च जो है, जो रिसर्च की जो फाइंडिंग वो रिलायबल हो, एक्यूरेट हो। द सैंपल साइज शुड बी लार्ज इनफ, यानी इतना लार्ज हो, बहुत लार्ज नहीं, लार्ज इनफ, इतना लार्ज हो कि उससे स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट, ताकि उससे रिजल्ट जो है बेहतर आ सके, एंड रिड्यूस सैंपलिंग एरर, और कम से कम सैंपलिंग एरर देखने को मिले। तो ये है एडिक्वेट साइज। और दूसरा रैंडम सैंपलिंग, तो सैंपलिंग जब हम लें तो रैंडमली लें। रैंडम सैंपलिंग इज ए क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ गुड सैंपल डिजाइन। जो हम सैंपल लेते हैं तो रैंडमली ले, good sample design, randomly sample ensure that every member of population has been equal chance of being selected for the sample। आप जानते हैं कि रैंडम हम सैंपलिंग करेंगे तो उसे ये इंश्योर, ये तय होता है कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का हर एक मेंबर, एवरी मेंबर जो है उसको इक्वल चांस मिलते हैं सिलेक्ट होने के उस सैंपल में। एप्रोप्राइट सैंपलिंग टेक्निक्स, तो आप एक जब सैंपल डिजाइन कर रहे हैं तो आपको टेक्निक्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ए गुड सैंपल डिजाइन शुड बी यूज एप्रोप्राइट सैंपलिंग टेक्निक्स दैट आर रिलेवेंट टू द रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि अच्छा सैंपल डिजाइन तभी हो सकता है जब आप उसमें एप्रोप्राइट सैंपल टेक्निक का इस्तेमाल करें, ताकि रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव, ताकि एक ऑब्जेक्टिविटी आ सके उसमें। तो इस तरह के आप देखेंगे तो कई सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक थे। आपने देखा कि रिप्रेजेंटेटिव हो, एडिक्वेट साइज हो, रैंडम सैंपलिंग हो, एक बेहतर हम टेक्निक का इस्तेमाल करें। इसलिए आपका ये आंसर है, ये आंसर और ये आंसर ज्यादा सुटेबल है, इसलिए आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। आइए क्वेश्चन जब पीछे पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से चीज मालूम होगा बेहतरीन तरीके से। बोलता है कि पिक करेक्ट मैच को पिक करें। आपने पढ़ा पहले क्वेश्चन में, कहीं इस बात को किया, मैं बता चुका हूं कि जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन उसको मीड ने दिया है, मीड, ये पता है आपको बिल्कुल, ये इसलिए ये सही है। अच्छा, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म जो है, आपने देखा होगा, ये और क्वेश्चन आया था दुर्खिम पर्संस का, अगर आपने आपको ये बात जहन में, इसलिए मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन जो है, पर्सन जो है, इसको मैंने पिछले क्वेश्चन में कहीं एक्सप्लेन किया है, और आपको ये बात अच्छे से पता, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा ये बिल्कुल सही, ठीक है। जो फंक्शनलिज्म का जो है, फंक्शनलिज्म जो है वो टैलकॉन पर्सन जो है वो इससे रिलेटेड है, इसलिए ये भी आंसर, ये भी सही, बिल्कुल सही है। तो ए बी तो आपको बिल्कुल सही है। जब ए बी सही है, आप समझिए मेरी बात को, जब ए बी सही है तो आपको ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये आंसर होगा। दोनों बातें जो है पहले क्वेश्चन में बात की जा चुकी है, दोनों की चीजें, अगर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, सोशलिज्म जो है उसे मार्क्स जुड़ा हुआ है, एंगल्स, बिल्कुल सही बात है, मार्क्स और एंगल्स है सोशलिज्म से, ये सही हो गया, ये सही है। अच्छा, रेशनलिज्म जो है, रेशनलिज्म जो है उससे रेने डेस्कार्ट है, रेने डेस्कार्ट रेशनलिज्म से जुड़ा हुआ है, और इम्प्रेसिज्म जो है उसे जॉन लॉक है, इम्प्रेसिज्म। ये उल्टा है, ये जो रेशनलिज्म है यहां पे आना चाहिए रेने डेस्कार्ट, रेने डेस्कार्ट, और जो इम्प्रेसिज्म है वहां आना चाहिए जॉन लॉक, जॉन लॉक। तो यही सिर्फ उल्टा कर दिया है। बाकी अगर आपको ऐसे भी अगर आपने क्वेश्चन से डील किया है, ऐसे भी आपको इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। तो ये है और ये क्लियर। आइए इसको और अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर सके। सिंबॉलिक इंटरेक्शन, The symbolic interaction is a sociological perspective, ये एक sociological perspective है, that focus, ये focus करता है on the way in which individuals interact with one another through symbols।
ये जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, सिंबॉलिक इंटरेक्शन जो है, इंटरेक्शनिज्म जो है, ये एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जो फोकस करता है, जोर देता है ऑन द वे विच वन इंडिविजुअल इंटरेक्ट विथ वन अनदर। एक इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्ट करता है उस पर फोकस करता है थ्रू सिंबल्स। सिंबल्स के माध्यम से एक इंसान दूसरे इंसान से जो इंटरेक्ट करता है उस पर ये बात करता है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। It rooted in the work of early 20th century sociologists, particularly George Herbert Mead and Herbert Blumer. इसकी जो बुनियाद है, इसकी जो जड़ है, वो 20th सेंचुरी के शुरुआत में जो सोशोलॉजिस्ट थे, खास तौर से जॉर्ज हर्बर्ट मीड एंड हर्बर्ट ब्लूमर जो है, वो इसकी बात किए थे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का। क्लियर। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है, ये भी एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। ये भी इसकी बात भी हम सोशियोलॉजी में करते हैं। दैट व्यू, इसका जो व्यू है, नजरिया है, सोसाइटी एज ए कम्प्लेक्स सिस्टम, ये कहता है कि सोसाइटी जो है वो एक कम्प्लेक्स सिस्टम है, whose parts work together to promote solidarity and stability। और जो इसके पार्ट हैं, जो इसके हिस्से हैं समाज के, वो साथ मिलकर के काम करते हैं और वो प्रमोट करते हैं सॉलिडरिटी को, एकजुटता को, एंड स्टेबिलिटी को, स्थिरता को प्रमोट करते हैं। यही बात कहा था दुर्खिम भी यही बात कहा था, इमानुएल दुर्खिम। मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बात किया है, जो पहले मैंने प्लेलिस्ट डाला है आपको, जो अगस्त में एग्जाम हुआ था, उसमें आप देखेंगे तब वो समझ में आ जाएगा। It originated in the work of early sociologists such as इमानुएल दुर्खिम। इसका जो काम है, वो जो शुरुआती सोशलिस्ट थे, इमानुएल दुर्खिम ने इस पर काम किया। किस पर? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर। शुरू में इमानुएल दुर्खिम ने इस पे काम किया, आवाज में इसको डेवलप किया, बाद में इसको डेवलप किया, उसका नाम था टेलकोट पर्सन्स एंड रॉबर्ट के मर्टन ने इसको बाद में काफी काम किया स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर। लेकिन शुरुआत जो है इस पर जो फोकस किया, इस पर जो ओरिजिनल वर्क किया, वो क्या था? इमानुएल दुर्खिम ने। हम इस पर पहले बात कर चुके थे। आइए, रेशनलिज्म याद रखिएगा, सब फिलोसफिकल चीजें हैं और ये सब बातों को चीजों याद रखिए। ये तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में है ये दोनों। अब आइए रेशनलिज्म। रेशनलिज्म इज ए फिलोसफी डॉक्ट्राइन। रेशनलिज्म, ध्यान दीजिए, रेशनलिज्म जो है वो एक फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन है, सिद्धांत है, एक फिलोसफिकल सिद्धांत है। दैट एम्फसाइज, ये जोर देता है कि रोल ऑफ रीजन एंड इंटेलेक्ट इन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्वायरिंग नॉलेज। ये बात समझिएगा, ये जो रेशनलिज्म जो है, ये एक फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन है, जैसे कि ये सोशियोलॉजिकल है, वैसे ही रेशनलिज्म जो है वो एक फिलोसफिकल सिद्धांत है, जो इस बात पर जोर देता है कि जो रीजन है, तर्क, और जो इंटेलेक्ट है, बुद्धि, ये जो है वो अंडरस्टैंड एंड एक्वायरिंग नॉलेज, ये नॉलेज को हासिल करने का माध्यम है। नॉलेज जो है रीजन और इंटेलेक्ट से हासिल होता है। एज अपोज्ड, और ये विरोध करता है टू रिलाइंग प्राइमरली ऑन सेंसरी एक्सपीरियंस और इंपिरिकल एविडेंस। और जो ये सेंसरी एक्सपीरियंस और इंपिरिकल एविडेंस जो है, इसको ये अपोज्ड करता है, विरोध करता है। ये बात समझिएगा आप लोग। और इसी बात को एम्पिरिसिज्म जो है वो एक्सेप्ट करता है, जो हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, कुछ ऐसे रेशनलिस्ट हैं, फिलोसफर हैं, जो इस बात को कहते हैं, जैसे रेने डेकार्ड जो है उसको फादर ऑफ मॉडर्न रेशनलिज्म कहते हैं। और वही रेने डेकार्ड ने कहा था, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। ये कोटेशन याद रखिएगा आप। एंड उसके अलावा जो है स्पिनोजा है, जो इस फिलोसफी को मानते हैं, और लेबनिज है, जो इस फिलोसफी को मानते हैं। रेने डेस्कार्ट हो गया, स्पिनोजा हुआ, और लेबनिज हुआ। ये जो फिलोसफर हैं, ये रेशनलिज्म फिलोसफी को मानते हैं। रेशनलिज्म फिलोसफी क्या है? वो कहता है कि इंसान जो नॉलेज एक्वायर करता है, वो रीजन से एक्वायर करता है, तर्क से एक्वायर करता है, इंटेलेक्ट से एक्वायर करता है। वो सेंसेस से एक्वायर नहीं करता है, वो ऑब्जर्वेशन से एक्वायर नहीं करता है, वो इंपिरिकल एविडेंस से एक्वायर नहीं करता है। इंपिरिकल एविडेंस, सेंसरी एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, इस सब को वो अपोज करता है, विरोध करता है ये। और वही बात को ये एक्सेप्ट करता है एम्पिरिसिज्म सच ए जॉन लॉक एंड जॉर्ज बर्कले एंड डेविड ह्यूम। ये जो एम्पिरिसिज्म है, इसको जॉन लॉक
जॉर्ज बर्कले, डेविड ह्यूम इसको मानते हैं, आर्गू ये कहते हैं कि नॉलेज इज प्राइमरली डिराइव्ड फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस। अब देखिए ये बात याद रखिए कि इम्प्रेसिज्म जो है मानने वाले जैसे कि जॉन लॉक, जॉर्ज बर्कले, डेविड ह्यूम ये कहते हैं कि नॉलेज को जो है वो सेंसेस के एक्सपीरियंस से हम एक्वायर करते हैं। यही बात को जो रेशनलिस्ट जो है वो नहीं मानता है, ये मानता है। बस दोनों में यही फर्क है। दे emphasize, ये जोर देता है the importance of observation, perception, experimentation in acquiring knowledge about the world। ये जोर देता है कि दुनिया से जो नॉलेज हम एक्वायर करते हैं वो ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, परसेप्शन के माध्यम से और एक्सपेरिमेंटेशन के माध्यम से दुनिया से नॉलेज हम इकट्ठा करते हैं। और यही बात को रेशनलिज्म जो है वो इग्नोर करता है। रेशनलिज्म कहता है नहीं, रेशनलिज्म कहता है कि बुद्धि से, तर्क से नॉलेज इकट्ठा मतलब एक्वायर करता है। तो इसके जो एम्पिरिसिज्म की जो मानने वाले हैं वो जॉन लॉक है, जॉर्ज बर्कले है एंड डेविड ह्यूम है। और सोशलिज्म में जो है सोशलिज्म इज ए पॉलिटिकल आइडिया। अब ये पॉलिटिकल आइडिया है, सोशलिज्म एक पॉलिटिकल आइडिया है दैट बेस्ड ऑन द बिलीव दैट ऑल पीपुल आर इक्वल एंड मनी एंड प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिवाइडेड। ये जो सोशलिज्म का जो फिलॉसफी है ये कहता है, ये विश्वास करता है, ये कहता है कि जो सभी ऑल पीपुल, जो सभी लोग हैं उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए और मनी एंड प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिवाइडेड, और सबके बीच जो है पैसा और प्रॉपर्टी जो है वो इक्वली समान तौर से डिवाइड करनी चाहिए। सोशोलॉजिस्ट वांट टू गिव पीपुल फ्री एक्सेस बेसिक लाइफ नेसेसिटीज लाइक फूड, हाउसिंग एंड हेल्थ केयर। जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो लोग हैं उसको जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक नेसेसरी हैं जैसे कि फूड, हाउस और हेल्थ केयर, इसको फ्रीली प्रोवाइड करना चाहिए। और इस बात को जो मानने वाले हैं वो कार्ल मार्क्स है, फ्रेडरिक एंगल्स है, ये सब जो है जो मॉडर्न सोशोलॉजिस्ट है ये बात को मतलब इस फिलोसफी को वो मानते हैं। इसलिए इसका आंसर आप जानते हैं 3 1 नंबर हो जाएगा, यानी कि ए बी सी जो करेक्ट है, करेक्ट ये हो जाएगा। सिंबॉलिक का मीड, स्ट्रक्चरलिज्म का पर्सन्स एंड सोशलिज्म का कार्ल मार्क्स एंड एंगल्स, और रेशनलिज्म का है वो रेने डेकार्ट है, और एम्पिरिसिज्म का जो है जॉन लॉक है। आई होप आप फिलोसफी समझ गए होंगे। इस बात को सब देखिएगा, समझिएगा, याद रखिएगा और नोट्स बनाइएगा ताकि आपको बहुत फायदा करेगा। मैं श्योरली बता रहा हूं बहुत फायदा करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखा तो क्वेश्चन ये आपका बन जाएगा तुरंत। कहता है क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस इंक्लूड, यानी कहां क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस करते हैं। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होगा, जो क्वालिटेटिव रिसर्च होगा, क्वालिटेटिव जो रिसर्च होगा वही क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस होगा, है ना। आपने पढ़ा जाना, मैंने बताया आपसे कि कंटेंट एनालिसिस, क्वालिटेटिव रिसर्च में हम कंटेंट एनालिसिस करते हैं, और ग्राउंडेड थ्योरी जो है ये भी एक क्वालिटेटिव रिसर्च। इसलिए आंसर बी हो जाएगा और सी हो जाएगा, बी और सी ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, खत्म। और पैरामेट्रिक टेस्टिंग ये है, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग और रिग्रेशन एनालिसिस ये जो है वो हम क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस करते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सब जो है पैरामेट्रिक टेस्टिंग, हाइपोथेसिस एंड रिग्रेशन एनालिसिस जो है ये क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस है। तो अगर आप मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन बनाना इजी है, बहुत इजी है, आने वाले वक्त में और इजी हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा 3 नंबर बी और सी। तो आइए तो जो इसको और समझते हैं कि क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस ये क्या है। क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस क्या है? तो क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस इज ए प्रोसेस, एक तरीका है, एक प्रोसेस है ऑफ एग्जामिनिंग नॉन न्यूमेरिकल डेटा। हम जो नॉन न्यूमेरिकल डेटा है, वैसे डेटा जिसमें नंबर्स नहीं होते हैं, उस डेटा को एनालिसिस करने के लिए क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस करते हैं। टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट, ओपिनियन एंड एक्सपीरियंस, ताकि हम कंसेप्ट को समझ सके, ओपिनियन को समझ सके और एक्सपीरियंसेस को समझ सके। दिस टाइप ऑफ डेटा कम्स फ्रॉम सोर्सेस लाइक इंटरव्यू, और ये सब जो डेटा है, क्वालिटेटिव डेटा जो है वो इंटरव्यू से हम इकट्ठा करते हैं, ओपन एंडेड सर्वे से इकट्ठा करते हैं, और फील्ड नोट से इकट्ठा करते हैं, वीडियोज से इकट्ठा करते हैं। जो क्वालिटेटिव डेटा जो है, मेथड जो है उसमें कुछ चीज शामिल जैसे कि कंटेंट एनालिसिस। क्वालिटेटिव डेटा में कंटेंट एनालिसिस करते हैं।
जैसे कि एनालाइजिंग टेक्स्ट, जो टेक्स्ट होता है उसको एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड थीम्स, पैटर्न्स और थीम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम टेक्स्ट को करते हैं एनालाइजिंग। नैरेटिव एनालिसिस, नैरेटिव यानी कि जो इंटरप्रेट स्टोरी, जो स्टोरी होता है उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं टू अंडरस्टैंड फीलिंग एंड बिहेवियर, ताकि हम को फीलिंग और बिहेवियर को समझ सके। डिस्कोर्स एनालिसिस, डिस्कोर्स एनालिसिस to understand how people communicate with each other, हम इसमें बात करते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है, उसको एनालिसिस करने के लिए डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं। थेमेटिक एनालिसिस, इसमें आइडेंटिफाइज पैटर्न्स एंड थीम्स इन डेटा, डेटा के पैटर्न्स को और थीम्स को आइडेंटिफाई करते हैं थेमेटिक एनालिसिस में। ग्राउंडेड थ्योरी, इसमें जो है हम हाइपोथेसिस के जनरेट हाइपोथेसिस फ्रॉम डेटा, डेटा से हाइपोथेसिस जो है जनरेट करते हैं ग्राउंडेड थ्योरी एनालिसिस में। ये सब जो है कुछ मेथड्स हैं, कंटेंट एनालिसिस, नेटिव एनालिसिस, डिस्कोर्स एनालिसिस, थेमेटिक एनालिसिस एंड ग्राउंडेड थ्योरी, ये कुछ एनालिसिस मेथड्स हैं जिसका इस्तेमाल क्वालिटेटिव डेटा में किया जाता है। क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज करने के लिए ये कुछ मेथड्स का हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी और सी, कंटेंट एंड ग्राउंडेड थ्योरी। क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस में ये शामिल होता है। क्लियर? तो हमने बात किया 11 से लेकर के 15 तक क्वेश्चंस पर। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 16 से लेकर के 20 तक क्वेश्चंस पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज प्लीज, आगे एग्जाम है, 1 महीने बहुत कम टाइम है एग्जाम का। अगर आप 200 क्वेश्चन मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा क्वेश्चन मैं डील करूँ आपके सामने में, अगर आपके पास फुर्सत हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, ताकि वो भी बहुत कुछ सीखे आपके साथ साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। ओके बाय।